गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सब लोग अच्छे से? तबीयत मस्त है सबका? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? हो रही है, चलिए अच्छी बात है। तो कल के सेट का रिवीजन कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं किए हैं? एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। ऑनलाइन सब लोग किए, इसका मतलब बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने इतना बड़ा कष्ट उठाया कि आप लोग रिवाइज करके आए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हमें भी कि एक भी हाथ ऐसा आज नहीं उठा जो ये कहे कि हम रिवाइज नहीं किए किसी भी कारण से। अब ये तो आप लोगों का मन जानता है कि आप लोग कितना रिवाइज किए हैं। बहरहाल हम चाहेंगे तो बीच बीच में पूछते भी रहेंगे, टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो हम लोग लेखपाल जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का अगला सेट आज हम लोग देखते हैं। आप लोगों के लिए एक बात और मैं बता दूं, जो लोग एसएससी जीडी दे रहे हैं, ठीक है, जो शायद 27 अप्रैल को एग्जाम है, तो इस दरमियान हमने क्या किया है कि 27 अप्रैल को टारगेट करके एक नया योद्धा सीरीज करके आपके सामने एक सेट दिया है, ला रहा हूं, आज से चालू हो गया, कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या है, करंट अफेयर का है। बाकी सर लोग अपना अपना पोर्शन देख रहे हैं, मैं स्पेशली करंट अफेयर देख रहा हूं। तो करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चन, ज्यादा ही होंगे या कम होंगे, मतलब ओवरऑल आप एवरेज निकालेंगे तो 20 क्वेश्चन, 20 का ही सेट है वो, ज्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे। तो 20 क्वेश्चन का एक सेट पर डे हम आपको दे देंगे अगले 10 दिन या एक हफ्ता। मतलब मेरा टारगेट है कि आपके पास 200 क्वेश्चन का एक बैंक हो जो करंट अफेयर का हो, उसमें से लगभग 90% से ज्यादा आपको क्वेश्चन कवरेज करेगा। हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लड़ेगा, डायरेक्ट ही समझिए क्यों लड़ेगा। लगभग साल भर का, पिछले मार्च 2025 से लेके इस मार्च 2026 तक का कवरेज आपको मिलेगा। मतलब साल भर में लगभग 200-250 का आपको क्वेश्चन का एक बैंक मिल जाएगा, डेली 20 क्वेश्चन के सेट के हिसाब से, जिससे कि करंट अफेयर का टेंशन आपको नहीं रहेगा। जो लोग भी जीडी दे रहे हैं उनके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, और हमारी ये लायबिलिटी बनती है कि हम आपको सिलेक्शन दिलवाएं। उस क्रम में हमने ये कोशिश किया है कि जो करंट अफेयर का है लगभग पोर्शन कंप्लीट कर दें और आपके सामने एक बैंक मिल जाए, जिससे कि आपको करंट अफेयर की चिंता नहीं रहे, ठीक है। तो ये कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, आज उसकी क्लास भी है, तो आपको कल से मिल जाएगी और वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। जो ऑफलाइन है वो तो पढ़ेंगे ही। तो 20 क्वेश्चन का सेट योद्धा सीरीज के नाम से मैं अजय कुमार सिंह आपको करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा, बाकी सर लोग अपना अपना सेक्शन कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आप लोगों के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू कर भी दिए। तो अब आते हैं अपने पुराने लेखपाल पे, ठीक है, लेखपाल सीरीज पे। हालांकि मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं आप लोगों को कि जो हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं वो कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है। हमने सिर्फ टारगेट किया है कि जो नजदीक एग्जाम है उसको पहले देखें, वरना ये क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे वनडे एग्जाम से लेके सिविल एग्जाम तक के कवरेज हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम से लेके सिविल, मतलब आईएएस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी, ये सब के एग्जाम आपको ये कवरेज देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपना अगला टेस्ट जो है सेट है उसको हम लोग देखते हैं लेखपाल सीरीज का, ठीक है। तो पहला सेट हम लोग देखते हैं लेखपाल सीरीज का। आज का जो सेट है, सेट नंबर जो भी आप देख लीजिएगा, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की औपचारिक शुरुआत हुई? वह कौन सा एक्ट आया था भारत में जिसके तहत भारत में पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की औपचारिक शुरुआत हुई, ठीक है। बाद में इस पे और ज्यादा काम किया गया। आपके पास ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से भारत में पहली बार फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रांतों को वित्तीय मामलों में कुछ स्वायत्तता दी गई, मतलब उनको फ्रीडम दिया गया। प्रांतों मतलब राज्यों को, केंद्र से अलग। पहले केंद्र इसको देखता था, वित्तीय मामलों को केंद्र देखता था, ज्यादातर हिस्से को केंद्र देखता था, लेकिन अब क्या कर दिया इसके माध्यम से कि प्रांत भी कुछ मामले में क्या है, स्वायत्त है, कुछ मामले को देख सकते हैं, वित्तीय मामले के मामले में वो क्या फैसला ले सकते हैं। ठीक है, इसी अधिनियम ने द्वैध शासन, ड्यूअल या फिर डायनेर्ची जिसको बोलते हैं, लागू किया और पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजन शुरू हो गया। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजन हो गया। कुछ मामले केंद्र देखेंगे, कुछ मामले राज्य देखेंगे, कुछ मामले सिर्फ राज्य देखेगा और कुछ मामले सिर्फ केंद्र देखेगा। ऐसा विभाजन पहली बार भारत में 1919 एक्ट के तहत शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा आप लोग, और यदि आज ना बता पाए तो कल जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? संगठन से एक क्वेश्चन रहता है सभी एग्जाम में, खासतौर पे यूपीएससी के एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आता है। ठीक है, तो कई संगठन देखेंगे तो आप लोग मैचिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आप लोग कर भी लेंगे। ठीक है, तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर। अब व्याख्या देखिए। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में, कब? 1904 में सावरकर द्वारा की गई थी। यह एक गुप्त क्रांतिकारी, कैसा? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करना था। कई चीजें मिल गई इसमें। पहला क्या मिला कि अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने की। कब की? 1904 में की। क्यों की? कैसा संगठन था ये? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, मतलब छुप छुप के काम करते थे, फ्रंट पे नहीं आते थे, ये गुप्त था, उजागर नहीं था। इसके बारे में जानकारी तो थी लेकिन अंग्रेजों तक कम जानकारी थी, अपने लोगों में ज्यादा थी। तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और किसके खिलाफ था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करना, अनुनय विनय करना नहीं था इनका, अहिंसावादी नहीं थे ये हिंसावादी थे। ये बोलते थे कि हम लोग स्वतंत्रता कैसे लेंगे? पिस्तौल के बल पे लेंगे, गोली के बल पे लेंगे, अपने बाहुबल के बल पे लेंगे, न कि हम लोग अनुनय विनय करेंगे और नहीं अहिंसावादी आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस कारण से एल नीनो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है? एल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है किस कारण से? एल नीनो की ऑप्शन है अटलांटिक महासागर के तापमान में वृद्धि, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ठंडा जल प्रवाह, ऑप्शन सी है पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य गर्म होना, हिंद महासागर में चक्रवातों की वृद्धि। तो ऑप्शन सी सही है, अर्थात पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य गर्म होना, ये इसका आंसर है। अब व्याख्या देखिए। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें, कैसी घटना है? जलवायु घटना है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। इससे वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं, जैसे भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, अब पूर्वी प्रशांत महासागर में, इसके पहले हम लोग ला नीनो देखे थे, उसमें क्या हुआ था? वो भी भारत के मानसून को प्रभावित किया था। उसमें क्या हो गया था? वर्षा कम हो गई थी। इसमें क्या हो गया? मतलब उसमें वर्षा ज्यादा हो गई थी भारत में। इसमें एल नीनो में उल्टा होगा, एल नीनो ला नीनो का उल्टा होता है। इसमें बारिश कम होगी, मानसून कमजोर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह गर्म हो जाएगा, अत्यधिक गर्म हो जाएगा। जब सतह अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो सतह के संपर्क में आने वाली हवाएं भी गर्म हो जाएंगी, सीधी सी बात है। जब हवाएं गर्म होंगी तो वहां की हवाएं गर्म के ऊपर उठेंगी, फिर क्या होगा? वहां पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा तो उस स्थान को भरने के लिए हवाएं, जो हिंद महासागर की हवाएं जो इधर चलनी चाहिए थी या फिर उधर वाली हवाएं
कहाँ चली जाएंगी, प्रशांत महासागर की तरफ चली जाएंगी। और परिणाम क्या होगा कि हमारे तरफ जो हवाएं आनी थी, हिंद महासागर, अरब सागर में हवाएं जो आने वाली थी वो हवाएं नहीं आएंगी, और हमारे यहाँ वर्षा या भारत में वर्षा कम होगी, क्योंकि जब हवाएं नहीं आएंगी वो ठंडी हवा को लेके नहीं आएंगी, डेंस नहीं होंगी, डेंस नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। वही बादल कहाँ जाकर बनेंगे, प्रशांत महासागर की तरफ। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट वहां क्रिएट हो रहा है, और जहां लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा वहीं पे हवाएं जाके क्या होंगी, डेंस होगी। ठीक है, तो एल नीनो से क्या हो गया, हमारे यहाँ मानसून कमजोर पड़ जाएगा। ला नीनो से क्या हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा हो सकती है या फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपर्दन की वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर का सबसे अच्छा उदाहरण है? मतलब किस नदी को ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गंगा, और ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो सही उत्तर है सी अर्थात गंगा। अब व्याख्या देखिए, गंगा रिवर अपने निचले मैदानों में बहते हुए वृद्धावस्था को दर्शाती है, जहां नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, विस्तृत मेंडर जहां घुमाव बनते हैं, और निक्षेपण डिपोजिशन प्रमुख प्रक्रिया होती है। सही बात है। जब गंगोत्री से गंगा निकलेगी, हिमालय से निकलेगी वहां से, तो ऊपर ढलान होता है, जब ढलान से आएगी तो तेज, उसका बहाव कैसा होगा, तेज होगा। लेकिन जब मैदानी वाले इलाके में आती है, जैसे उत्तराखंड के बाद जब यूपी में इंटर करेगी गंगा नदी, तो सतही इसको मैदान मिलेगा, मैदान मिलेगा, सतह मिलेगा, वहां पे इसका बहाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बहाव कम हो जाएगा तो उसमें तेजी कम हो जाएगी, पानी का कैप्चरिंग भी कम हो जाएगा। और जैसा होता है ना कि जब आदमी युवा रहता है तो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है, जैसे 20-22 साल के लड़कियों को आप कह दीजिए, चाहे आप लोगों को कह दिया जाए, तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग दीवार तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, किसी को मार पीट देंगे, है ना, आपसे बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। ऐसा इस उम्र में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उम्र जैसे जैसे ढलते जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो, गर्मी कम आते जाती है, फिर बाहुबली वाला समस्या, वो बूढ़ा बाहुबली वाली स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि बूढ़ा शेर वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अंदर का जो जोश है वो थोड़ा कम हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, क्योंकि बहाव कम हो जाएगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा धीमे हो जाएगा, खून की गर्मी कम हो जाएगी। वही हाल यहाँ है, जब ऊपर से गंगा गिरती है, बहाव तेज रहता है, बहाव तेज रहता है तो युवा मानी जाती है, वो किसी को तोड़ फोड़, कहीं भी अपना प्रवाह बना लेना, कहीं भी अपना रास्ता निकाल लेना, नदियों, बड़े बड़े बोल्डर पेड़ों को तोड़ देती है, हिमालय चट्टानों को तोड़ देती है, गिराते पड़ाते बहाते हुए ले जाती है। लेकिन जब मैदानी इलाका में आती है नदी, तो धीरे सतही हो जाती है, और क्या, उसका बहाव धीरे हो जाता है, फिर उसका रास्ता जहां से मिलता है वहां से जाती है, अपना नया रास्ता नहीं बना पाती है। इसीलिए उसको ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी को। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले से संबंधित है? मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है भारतीय संविधान के? ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल केस, और ऑप्शन डी है शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है, अर्थात केशवानंद भारती मामला 1973 में। कब आया था? 1973 में। हम इसके पहले भी शायद इस बार डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद संविधान के सभी भाग को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संसद इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को बदलाव नहीं कर सकती, उसके पास ये पावर नहीं है। बाकी वो बदलाव कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग, राष्ट्र के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संरचना है संविधान का, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कहती है। आइए व्याख्या देखिए। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, वही बात, संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। मतलब ऐसा कोई संशोधन, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं होगा संसद के द्वारा जिससे ये पता चले कि भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है,
उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है या उसको नष्ट किया गया। ठीक है, ये कब आया था? 1973 में। तो दोनों चीज याद करिएगा आप लोग। यशवंत भारती मामले में हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, डिसीजन था कब था? 1973 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने या रिमूवल का प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? भारत के किस सदन में, क्या लोकसभा या राज्यसभा, किसमें भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है दोनों सदनों में एक साथ, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात राज्यसभा द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है और उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। मतलब राज्यसभा का जो सभापति पदेन होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उससे हटाने संबंधित कोई भी प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होगी। इसका मतलब प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। लेकिन ये कि राज्यसभा ला तो सकता है, लेकिन जब तक लोकसभा द्वारा अनुमोदित नहीं होगा, लोकसभा उस पर स्वीकृति नहीं देगी, लोकसभा उसको मान्यता नहीं देगी, तब तक उस मामले को पूर्ण नहीं माना जाएगा या फिर उपराष्ट्रपति को हटाया या रिमूव नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 67B में वर्णित है। अर्थात आर्टिकल 67B आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बात साफ साफ लिखी गई है कि भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूवल का प्रस्ताव जो लाया जाएगा, रिमूव करने का प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो राज्यसभा में लाया जाएगा, लेकिन उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है, वरना वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा यौगिक है? साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ये। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन, आप लोग जरूर से याद रखिए और आपके लिए नया भी लगेगा ये। वह कौन सा यौगिक है जो ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी है कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन डी है कॉपर नाइट्रेट। तो सही उत्तर है बी, अर्थात कॉपर सल्फेट। अब व्याख्या देखिए, कॉपर सेकेंड के नाम से भी जानते हैं इसको। कॉपर सेकेंड सल्फेट CuSO4 5H2O को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। यह नीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और विभिन्न रासायनिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4, रासायनिक सूत्र इसका CuSO4 5H2O, इसी को ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। यह नीले रंग का होता है, एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है, और यह विभिन्न रासायनिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह यह भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राशि स्केलर है? ठीक है, हम राशि अदिश और सदिश आपको बताते हैं, स्केलर और वेक्टर बताते हैं, तो उस समय कुछ और था, आज कुछ और है। तो निम्न में से कौन सी राशि क्या है? स्केलर है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो सही उसका उत्तर है डी, अर्थात ऊर्जा, एनर्जी। अब व्याख्या देखिए, स्केलर क्वांटिटी वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशि और सदिश राशि दो राशि होती है, अदिश और सदिश। ठीक है, अदिश राशि में क्या होती है? अदिश राशि में सिर्फ जिसमें केवल परिणाम होता है, और इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो
स्केलर क्वांटिटी वह राशि होती है जिसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता। ऊर्जा एक स्केलर राशि है, जबकि वेग, बल, त्वरण वेक्टर राशियां हैं। स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश। अदिश राशि में सिर्फ परिणाम होगा और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन में है जैसे बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, सॉरी यहां हाल ही हटा दीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम और जिनेवा। तो सही उत्तर है गुरुग्राम, अर्थात भारत के गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह संगठन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस की पहल पर स्थापित किया गया था। किसके? ये इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के। भारत और फ्रांस ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से उसने ये दिखाया या इस बात पे सहमति बनी कि जो सोलर एनर्जी है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, जिससे कि आप क्या करें, डीजल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप लोग बच पाए। सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कम करने के लिए, उसके कंजम्पशन को कम करने के लिए। इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसने बनाया। जो वैसे देश जो विषुवतीय रेखा के करीब है, जहां सूर्य की किरणें ज्यादा मिलती है, वहां पे सोलर एनर्जी का ज्यादा स्कोप है, इसीलिए इसने क्या किया, अलायंस किया। और आज के समय में कई देश इससे जुड़ गए हैं और इस पे अच्छा काम हो रहा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में, अर्थात हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द विनर माइंडसेट के लेखक कौन है? द विनर माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। द विनर माइंडसेट के लेखक कौन है? रवि सुब्रमण्यम, शिव खेड़ा, अभिनव बिंद्रा और चेतन भगत। तो इसका सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा, अर्थात सी। द विनर्स माइंडसेट के लेखक अभिनव बिंद्रा है, जिसमें इन्होंने अपने अनुभव और सफलता के सिद्धांत साझा किया। अभिनव बिंद्रा अपने अनुभव, अपने खेल से संबंधित अपने जो भी अनुभव रहे उसको इस पुस्तक में उन्होंने साझा किया है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह आज भी हम लोगों ने अपने लेखपाल सीरीज के सेट जो भी सेट नंबर है आप लोग देख लीजिएगा, उस सेट को हम लोगों ने कंप्लीट किया, आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया। कल फिर हम लोग नए सेट के साथ आप लोगों के सामने रहेंगे। आज के संबंध में कोई भी दिक्कत होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, किसी भी क्वेश्चन से लेके, एक्सप्लेनेशन से लेके, आंसर से लेके, वो आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन हमसे जरूर पूछिएगा। कुछ लोग ऑफिस में आके पूछ सकते हैं जो ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूछेंगे। मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग कल रिवाइज करके आएंगे और हमसे डिस्कस जरूर करेंगे। बाकी हम पहले ही आपको योद्धा सीरीज के बारे में बता चुके हैं, वो भी आपके सामने कल से मिलना शुरू हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का सेट है, एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर का सेक्शन मेरे हिस्से में है, मैं 20 क्वेश्चन आपको दूंगा, बाकी सर लोग अपने अपने सेक्शन को आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे, नमस्कार, जय हिंद।